Hi guys and welcome to the second class of Companies Act 2013। Since आज के क्लास का नोट्स मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, जहाँ पे भी आपको वीडियो पॉज करके नोट्स लिखना होगा, आई विल टेल यू। आप वहाँ पे वीडियो पॉज करके नोट्स को लिख लीजिएगा। क्या लिखना ज़रूरी है? हाँ, उससे क्या होगा, आपका राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा एंड यू विल ऑलरेडी फील मोर कॉन्फिडेंट। तो आपको अलग से क्लास के बाद में लिखने का कुछ भी मेहनत नहीं करना होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आज का क्लास। अपने पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कंपनीज, कैटेगरी 3 में आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, एग्जैक्टली जो लिखा है आपको वैसे ही लिखना है, देयर इज नो चेंजेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहो तो लेक्चर सुनने से पहले एक बार वीडियो पॉज करके आप पहले इतना सा लिख सकते हैं एंड देन यू कैन लिसन टू इट। Okay, on the basis of number of members, on the basis of number of members, total 4 categories of companies है as you can see। सबसे पहले आता है वन पर्सन कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 60। फिर आता है प्राइवेट कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 68। फिर पब्लिक कंपनी 2 क्लॉज नंबर 71 एंड लास्टली स्मॉल कंपनी 2 क्लॉज नंबर 85। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स टोटल 4 कैटेगरीज ऑफ कंपनी है। कौन कौन सा? वन पर्सन कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 62, प्राइवेट कंपनी 2 क्लॉज 68, पब्लिक कंपनी 2 क्लॉज 71 एंड स्मॉल कंपनी 2 क्लॉज नंबर 85। इसमें स्टार्ट करने से पहले, वन पर्सन कंपनी में एंटर करने से पहले, लेट मी टेल यू अ स्मॉल सेक्शन। ठीक है, सेक्शन नंबर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। Section number 3 of the Companies Act talks about the minimum and maximum number of members। तो कंपनी को 3 कैटेगरीज में ले लिया, 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज लिया, ओपीसी, प्राइवेट एंड पब्लिक। ओपीसी नाम itself suggests it is a one person company, यानी कि उस कंपनी में केवल एक ही पर्सन मेंबर होएगा। तो यहाँ पे मिनिमम मेंबर भी 1 होगा, मैक्सिमम भी 2 ही होएगा। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 3, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। कंपनी क्या क्या है? ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक। ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक। ओपीसी में मिनिमम 1, मैक्सिमम 1। प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। ठीक है, so let's talk about one person company. Section 2 clause number 62। One person company, the name itself suggests that it is a one person company, यानी कि it means a company, it means a company which has only a single person as its member। It means a company has only a single person as its member। Section 2 clause number 62, one person company, it means a company which has only a single person as its member। अब ये डेफिनेशन जो है तुम्हारे एग्जाम में जाहिर सा बात है तुमसे नहीं पूछा, बट इंस्टीट्यूट के मटेरियल में एक टॉपिक है सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ऑफ वन पर्सन कंपनी, जो एग्जाम में डायरेक्टली इन लोग पूछ लेते हैं फॉर 7 to 8 मार्क्स। इट मेक्स इट वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सबसे पहले ऑब्वियस बात है, इट इज अ सिंगल पर्सन एज इट्स मेंबर, इट हैज अ सिंगल पर्सन एज इट्स मेंबर। दोस्तों, कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट फॉर एवरी टाइप ऑफ कंपनी हैज बीन। जैसे पहले क्या था, अगर आप प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते थे तो मिनिमम आपको 1 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल रखना पड़ेगा। अगर पब्लिक है तो मिनिमम 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल रखना पड़ेगा। बट आज के डेट में कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर एनी काइंड ऑफ कंपनी। है, तो ओपीसी के लिए भी जाहिर सा बात है कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। और जिस जिस कंपनी का सिग्निफिकेंट पॉइंट्स रहेगा वहां पे आप ये पॉइंट तो लिख ही सकते हो हर जगह पे, दैट मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी टू मेंटेन अ पेड मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, अब तो 2 पॉइंट हो गए हम लोग के अभी तक में। क्या? इट हैज अ सिंगल पर्सन एज इट्स मेंबर, इट हैज अ सिंगल पर्सन एज इट्स मेंबर। अभी वीडियो को पॉज करके मत लिखना, ठीक है? अभी जस्ट एक बार पूरा याद कर लो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को, फोकस ऑन दैट राइट नाउ। तो
significant points of one person company. It has a single person as its member. It has a single person as its member. उसके अलावा there is no requirement for a minimum paid up share capital. There is no requirement for the minimum paid up share capital. Point number 3 इतना important point है कि इससे केवल इस point से अकेला individual 3 से 4 marks का question आया हुआ है, तो ध्यान से एलिजिबिलिटी टू बिकम अ मेंबर एंड नॉमिनी इन ओपीसी। नॉमिनी कौन होता है? सिंस ओपीसी एक ऐसा कंपनी है जिसमें देर इज ओनली अ सिंगल पर्सन, तो अगर उस मेंबर को कुछ भी हो जाता है, अगर उस मेंबर को कुछ भी हो जाता है तो ओपीसी का काम संभालेगा कौन? इसीलिए नॉमिनी प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल कि अगर मेंबर को कुछ भी हो गया तो नॉमिनी विल स्टेप इन एंड बिकम द मेंबर ऑफ ओपीसी एंड कैरी फॉरवर्ड द बिजनेस। ठीक है, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी टू बिकम अ मेंबर एंड नॉमिनी इन ओपीसी। क्या कौन कौन कैसा इंसान एलिजिबल, कौन सा कैसा इंसान एलिजिबल है टू बिकम अ मेंबर एंड अ नॉमिनी इन वन पर्सन कंपनी? ठीक है, देखो सबसे पहले अ पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, अ पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट और अदरवाइज। इंडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी है। इंडियन सिटीजन माने या तो आपकी पैदाइश इंडिया में है या आपके एंसेस्टर्स यानी कि आपके दादा परदादा इंडिया से है, देन यू आर कंसिडर्ड एज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट और अदरवाइज। अब रेसिडेंट हो तो बढ़िया बात है, अब रेसिडेंट नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। रेसिडेंट मतलब उसने कम से कम भी इंडिया में 182 डेज गुजारा है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेसिडेंट, तो बोलते हैं रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है अगर आप रेसिडेंट हो तो बढ़िया बात है, रेसिडेंट नहीं हो तो भी चलेगा। लेकिन 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 आपने पिछले साल इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कम से कम भी इंडिया में 120 दिन गुजारा हो। आप रेसिडेंट हो चाहे नहीं हो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन आपको पिछले साल कम से कम भी इंडिया में 120 दिन तो गुजारना पड़ेगा ही। अब अगर आप रेसिडेंट हो तो ऑब्वियस सा बात है आपने 120 इंडिया में गुजारा ही है, ठीक है, तो एज इट इज यू फुलफिल दैट क्राइटेरिया। बट एक अगर नॉन रेसिडेंट है और एक नॉन रेसिडेंट है पर वो इंडियन सिटीजन है, फिर भी अगर उसको ओपीसी खोलना है तो वो खोल सकता है। कैसे? पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसको कम से कम भी इंडिया में 120 दिन गुजारना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ इफ if a person wants to open OPC, wants to incorporate an OPC in the financial year 2025 and 26, तो उनका एलिजिबिलिटी हम चेक करेंगे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि इसके ठीक पहले वाला फाइनेंशियल ईयर विच इज 2024 एंड 25। ओके, ठीक है, तो एलिजिबिलिटी से 3 बात ध्यान रखना। सबसे पहले द पर्सन शुड बी, अच्छा एलिजिबिलिटी इज फॉर बोथ अ पर्सन टू बिकम अ मेंबर एंड नॉमिनी, तो पर्सन मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट और अदरवाइज एंड हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 120 days in the immediately preceding financial year, okay, then that person is eligible to become a member or a nominee in an OP। अभी तक हमने सिग्निफिकेंट पॉइंट्स का 3 पॉइंट पढ़ा है। सबसे पहले इट हैज ओनली अ सिंगल पर्सन एज इट्स मेंबर, फिर देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, थर्ड इज एलिजिबिलिटी टू बिकम अ मेंबर or a nominee in OPC. The person should be an Indian citizen, whether resident or otherwise, and has stayed in India for a minimum period of 120 days in the immediately preceding financial year. Okay. अब नॉमिनी से कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके इतना सा लिख ले एंड देन मूव अहेड विद द लेक्चर। नाउ ठीक है, नॉमिनी। अब नॉमिनी से 6 पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। नॉमिनी कौन होता है? सबसे पहले तो यही बताओ कि नॉमिनी होता कौन है।
नॉमिनी वो है जो सब्सक्राइबर यानी कि मेंबर के डेथ पे या अगर मेंबर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है या किसी भी और रीजन से इनकेपेबल हो जाता है, तब नॉमिनी स्टेप्स इन एंड बिकम्स द मेंबर ऑफ एन ओपीसी। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी इंसान को नॉमिनी बना रहे हैं तो उसे बिना पूछे बना लेंगे क्या? तो नहीं, यू विल ऑब्टेन हिज प्रायर रिटन कंसेंट इन फॉर्म नंबर INC 3। अगर आप किसी को नॉमिनी बना रहे हो तो उसको नॉमिनी बनाने से पहले उसका कंसेंट तो ले लो। उसका कंसेंट लोगे रिटन कंसेंट, रिटन फॉर्म में इन फॉर्म नंबर INC 3। ठीक है, एंड ये जो नॉमिनी का नाम होगा, ये जो नॉमिनी का नाम होगा ये कंपनी अपने मेमोरेंडम में लिखेगा। ठीक है, मेमोरेंडम क्या होता है हम आगे आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अपने नॉमिनी का नाम कंपनी अपने नॉमिनी का नाम अपने मेमोरेंडम में लिखेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में नॉमिनी चाहे तो अपना कंसेंट कभी भी विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, आज उसको नॉमिनी बनने का मन है तो वो बन गया। कल अगर उसको मन नहीं होगा तो वो अपना कंसेंट विड्रॉ कर लेगा, क्या दिक्कत है, आराम से कर सकता है। तो नॉमिनी कभी भी अपना रिटन कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। मेंबर को अगर लग रहा है कि हमको नॉमिनी चेंज करना है तो मेंबर भी कभी भी अपना नॉमिनी चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ना अभी तक क्या पढ़े, नॉमिनी कौन होता है? नॉमिनी, the OPC shall mention the name of the person, name of the nominee, who in the event of subscriber's death or incapacity shall become the member of an OPC। सब्सक्राइबर कौन होता है? जब जो मेंबर होता है ना, जो मेंबर बन रहा है कंपनी का, हम उसी को सब्सक्राइबर बोलते हैं। पर कब बोलते हैं? कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले वो लोग सब्सक्राइबर्स है, और जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो गया वही सब्सक्राइबर्स कंपनी के मेंबर्स बन जाए। और फिर एक बार कंपनी बन जाता है तो फिर नए जो भी लोग आते हैं ना इन्वेस्टमेंट करके, उन लोग सबको मेंबर ही बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ओपीसी नॉमिनी कौन होता है? द ओपीसी शैल मेंशन द नेम ऑफ द नॉमिनी हु इन द इवेंट ऑफ subscriber's death or incapacity shall become the member of OPC। The member shall obtain a prior written consent of the nominee in form number INC 3। ठीक है, the name of the nominee shall be mentioned in memorandum। The name of the nominee shall be mentioned in memorandum। Nominee may anytime withdraw his consent। Nominee may anytime withdraw his consent। Member at any time may change the name of nominee। Member at any time may change the name of nominee। पक्का? तो अभी तक क्या पढ़े? The OPC shall state the name of the nominee who in the event of subscriber's death or incapacity shall become the member of OPC। The member shall obtain a prior written consent of the nominee in form number INC 3। The name of the nominee shall be stated in the company's memorandum। Nominee may at any time withdraw his consent। Member may at any time change the name of nominee। I hope ये 5 points आपको clear है। लास्ट पॉइंट क्या है सुन लो। सिंस नॉमिनी का नाम मेमोरेंडम में लिखा हुआ है तो चाहे नॉमिनी अपना नाम खुद से विड्रॉ करे या मेंबर नॉमिनी का नाम चेंज करे। मेमोरेंडम में भी तो चेंज करना पड़ेगा ना, और कंपनी का मेमोरेंडम चेंज करना मतलब बहुत बड़ा बात है और बहुत सारे फॉर्मेलिटीज एंड कंप्लायंसेस करना पड़ता है। एंड ओपीसी तो है ही छोटा सा कंपनी, कितना भार डाल देंगे उसके ऊपर कंप्लायंसेस का। तो बोला कि अगर केवल स्पेशल प्रिविलेज दिया सिर्फ ओपीसी को कि अगर आपके मेमोरेंडम में द ओनली चेंज इज द चेंज इन द नेम ऑफ नॉमिनी, अगर ओपीसी के मेमोरेंडम में द ओनली चेंज इज द चेंज इन द नेम ऑफ नॉमिनी, then it shall not be considered as alteration of memorandum। तो इससे क्या होगा, जितने भी फॉर्मेलिटीज वगैरह करने पड़ते हैं मेमोरेंडम को चेंज करने के लिए वो ओपीसी को नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो बताओ मेरे को। ठीक है, अभी तक नॉमिनी से 6 पॉइंट। अगर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स तुमको एग्जाम में लिखने की आया तो तुमको अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो तुमको सब लिखना है। ठीक है, अभी तक हम लोग 4 पॉइंट पढ़े हैं। सबसे पहले जस्ट इजी रिटेंशन के लिए
उसको मैंने ब्लॉक्स में कैटेगरीज में तोड़ दिया है सो दैट यू रिमेंबर एवरी सिंगल पॉइंट। सबसे पहले मीनिंग ऑफ ओबीसी, इट हैज ओनली अ सिंगल पर्सन एज इट्स मेंबर। सेकंड, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। थर्ड इज एलिजिबिलिटी to become a member and a nominee member or a nominee in an OPC. The person should be an Indian citizen, whether resident or otherwise, and has stayed in India for a minimum period of 120 days in the immediately preceding financial year. फिर nominee से 6 point. The OPC shall mention the name of the nominee who in the event of subscriber's death or incapacity shall become the member of OPC. The member shall obtain a prior written consent of OPC in form number INC3. The name of the nominee shall be mentioned in the company's memorandum. Nominee may at any time withdraw his consent. Member may at any time change the name of nominee. If the only change, बोलो मेरे साथ, if the only change in the memorandum, if the only change in the memorandum is the change in the name of nominee, if the only change random is the change in the name of nominee, then it shall not be considered, then it shall not be considered as alteration in memorandum. Okay, I would suggest इस point पे वीडियो पॉज करके आप नॉमिनी का ये 6 पॉइंट्स लिख ले एंड देन कंटिन्यू। ओके, नाउ अदर पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले है प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज। ओपीसी कौन से 2 टाइप के काम, एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज नहीं कर सकता है? सबसे पहले होता है सेक्शन 8 कंपनी वाले काम, बेसिकली चैरिटेबल कंपनीज वाले काम ओपीसी नहीं कर सकता। एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज वाले काम, ठीक है ना, यानी कि डिपॉजिट टेकिंग, लोन देना करना, ये सब लोन देना, ये सब ओपीसी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ओपीसी 2 टाइप के काम नहीं कर सकता, कौन कौन सा? Section 8 activities of Section 8 company and non-banking financial investment activity, non-banking financial investment activity, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद एक इंसान, सुनो ना, एक इंसान एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक इंसान एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक ओबीसी में मेंबर हो सकता है और वही इंसान एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दूसरे ओबीसी में एज अ नॉमिनी हो सकता है, ठीक है। तो अ पर्सन कैन बिकम अ मेंबर इन वन ओबीसी एंड नॉमिनी इन अनदर ओबीसी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि जिस ओबीसी में वो इंसान नॉमिनी है उस ओबीसी में भी उसको अगर मेंबर बनना पड़े, तब उसके पास 6 months का टाइम रहता है। ही विल हैव टू चूज इन विच ओपीसी ही वांट्स टू कंटिन्यू एज अ मेंबर। क्या क्या बोला मैंने? कि अ पर्सन कैन बिकम अ मेंबर इन वन ओपीसी and a nominee in another OBC at a particular time, at a particular period of time. But if such person becomes the member in which he was a nominee, if the person becomes a member in both the OPCs, यानी कि दोनों OPCs में वो member बन चुका है, तब उसके पास में the person will have 6 months time, the person will have 6 months time to choose in which OPC he wants to continue as a member. Okay? फिर बात करते हैं माइनर का। माइनर ना ही मेंबर बन सकता है, ना ही ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है और ना ही कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर सकता है, यानी माइनर हैज एब्सोल्युटली नो रोल टू प्ले इन एन ओपीसी। फिर जो इंसान मेंबर है, हमें मालूम है कि कंपनी में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी के ओनर्स को हम मेंबर्स बोलते हैं एंड जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करते हैं उनको हम डायरेक्टर्स बोलते हैं। तो जो इंसान कंपनी में मेंबर बन रहा है, क्या वो सेम इंसान उस कंपनी का डायरेक्टर भी बन सकता है क्या? हाँ, आराम से बन सकता है। अ सिंगल पर्सन कैन बिकम अ मेंबर एज वेल एज अ डायरेक्टर इन एन ओपीसी, ठीक है। फिर सुनो, अगर आप ओपीसी को कभी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो या ओपीसी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। पहले क्या था
पहले ओबीसी को 2 साल का टाइम लिमिट दिया गया कि 2 साल तक आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर का भी लिमिट था। बट आज के डेट में एज सच कोई भी लिमिट या क्राइटेरिया एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, कोई भी क्राइटेरिया या टर्नओवर का लिमिट या मिनिमम इनकॉर्पोरेशन पीरियड 2 इयर्स का कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बिना कोई फॉर्मेलिटी के अब जब मन चाहे, बिना कोई क्राइटेरिया सेटिस्फाई किए, अब जब मन चाहे ओबीसी को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो अदर पॉइंट्स में क्या है, अदर पॉइंट्स में टोटल वी हैव 5 पॉइंट्स टू गो। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज, ओपीसी कैन नॉट conduct any activities under section 8 and non banking financial investment activity. फिर a person is eligible to become a member in one OPC and a nominee in another OPC at a particular period of time. If the person becomes member in both the OPCs, then he will have 6 months time to choose in which OPC he wants to continue as a member. Minor can neither become a member nor a nominee, nor he can hold any beneficial interest. Single person can become member as well as director in an OPC, and OPC can be converted into any form of company at any time without any threshold limit. ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप लोग वीडियो को यहाँ पे पॉज करेंगे एंड यू कैन राइट द 6 पॉइंट्स, 6 नहीं है 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स जो अदर पॉइंट्स ऑफ ओपीसी है। ठीक है, ओके, चलो एक बार अपने रिवाइज कर लेते हैं सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ऑफ ओपीसी। टोटल 5 पॉइंट्स है एंड 5 पॉइंट्स के अंदर में हमने कुछ और इसके सब पॉइंट्स पढ़े हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ओबीसी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 62। तो ओबीसी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली अ सिंगल पर्सन एज इट्स मेंबर। सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ऑफ ओबीसी, सबसे पहले इट हैज ओनली अ सिंगल पर्सन एज इट्स मेंबर। सेकेंड, there is no requirement to maintain a minimum paid up share capital. Third, eligibility to become a member or a nominee in OPC. A person should be an Indian citizen, whether resident or otherwise, and has stayed in India for a minimum period of 120 days during the immediately preceding financial year is eligible to become a member and nominee in OPC. फिर nominee से छठो point, the OPC shall state the name of the nominee who in the event of subscriber's death or incapacity shall become the member of OPC. The member shall obtain a prior written consent of the nominee in form number INC 3. तो पॉइंट हो गया। तब OPC, the name of the nominee shall be stated in the company's memorandum. Nominee may at any time withdraw his consent. Member may at any time change the name of nominee. If the only change in memorandum is the change in the name of nominee, then it shall not be considered as alteration in memorandum. ठीक है, फिर अदर पॉइंट्स में क्या था, सबसे पहले प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज, ओबीसी कैन नॉट कंडक्ट एक्टिविटीज ऑफ सेक्शन 8 एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। A person can become a member in one OPC and a nominee of another OPC at a particular period of time. If the person becomes member in both the OPCs, then he will have 6 months time to choose in which OPC he wants to continue as a member. Okay? उसके अलावा minor can neither be a member nor a nominee nor can he have any beneficial interest. Okay? A single person can be a member as well as a director in the OPC, and OPC can be converted into any form of company without satisfying any threshold criteria. Okay, this completes significant points of OPC. Okay, now private company पे, okay,
प्राइवेट कंपनी, टू क्लॉज नंबर 68। प्राइवेट कंपनी क्या होता है? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब। और जहां जहां पे भी एज मे बी प्रेस्क्राइब लिखा हुआ होगा ना, वो प्रेस्क्राइब्ड कहाँ रहता है? इट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द रूल्स। ठीक है, और रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड क्या है? जीरो। अपने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 2013 कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद में मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ कंपनी हैज बीन रिमूव। तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और ये कहाँ प्रेस्क्राइब्ड होगा? रूल्स में प्रेस्क्राइब्ड होगा, और रूल्स में कितना प्रेस्क्राइब्ड है? जीरो। ठीक है, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में 3 रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस लिखा हुआ रहता है जो उसको स्पेशल बनाता है फ्रॉम एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी। ठीक है, विच बाय इट्स आर्टिकल्स, सबसे पहले रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, जब हम बोलते हैं शेयर्स को ट्रांसफर करना, एक मेंबर अपना शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है, पर उसमें रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन माने कर सकता है कि नहीं कर सकता है? रेस्ट्रिक्शन माने कर तो सकता है, पर करने से पहले कंपनी से अप्रूवल लेना होगा। कंपनी माने कंपनी के बोर्ड से अप्रूवल लेना होगा। है क्या? तो मेंबर अपना शेयर्स, प्राइवेट कंपनी का मेंबर अपना शेयर्स चाहे तो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, पर करने से पहले कंपनी के बोर्ड से अप्रूवल जरूर से ले लेना, तभी रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, फिर एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओबीसी, हमें मालूम है कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही हो सकते हैं, लेकिन ओबीसी भी तो एक प्राइवेट कंपनी है ना। लेकिन ओबीसी एक ऐसा प्राइवेट कंपनी है जिसमें मिनिमम मेंबर भी 1 ही रहेगा और मैक्सिमम भी 1 ही रहेगा। ठीक है, उसको छोड़ के, ओपीसी को छोड़ के बाद बाकी सारे प्राइवेट कंपनीज में मेंबर्स कैन बी अप टू 200, माने मैक्सिमम 200 मेंबर ही हो सकते हैं। फिर prohibits prohibits any invitation to public to subscribe for its securities, prohibits any invitation to public to subscribe for its securities, यानी प्राइवेट कंपनी कभी भी स्टॉक मार्केट से पैसा उठा सकता है क्या? नहीं उठा सकता है। प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन मतलब कर ही नहीं सकता, किसी का अप्रूवल नहीं लेना ही नहीं है, बट वो कर ही नहीं सकता है, उसके पास करने का राइट ही नहीं है। ठीक है, देखो, तो प्राइवेट कंपनी क्या होता है? प्राइवेट कंपनी इट मीन्स अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी इट मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। कितना है, कहाँ प्रेस्क्राइब्ड होगा? रूल्स। और कितना प्रेस्क्राइब्ड है? जीरो। ठीक है, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स, पॉइंट नंबर 1, restricts the right to transfer its shares, restricts the right to transfer its shares except in case of OPC, except in case of OPC, limits the number of members up to 200, limits the number of members up to 200, and thirdly prohibits any invitation to public to subscribe for its securities, prohibits prohibits any invitation to public to subscribe for its securities। okay, I would suggest कि एक बार आप लोग यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें और सिर्फ ये 3 रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस लिख लें, सही लिखना है। ठीक है, अच्छा, ये जो लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200 है ना, ये जो लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200 है, इसमें 2 स्पेशल पॉइंट है, वो ध्यान रखना। और इसी से एक एग्जाम में बहुत फेमस क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट काफी बार पूछता है, अपने उसको एक बार डिस्कस भी करें। ठीक है, सुनो, देखो, ध्यान रखना कि सबसे पहले जो जॉइंट शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको हम एज वन काउंट, जॉइंट शेयर होल्डर्स माने कि देर आर मल्टीपल पीपल, 2 और मोर देन 2 पीपल हु आर होल्डिंग द शेयर्स जॉइंटली, तो उनको हम एज अ सिंगल मेंबर काउंट करेंगे। और दूसरे, जो कंपनी के जो कंपनी के एम्प्लॉयज थे और उनके एम्प्लॉयमेंट के दौरान उनको कंपनी का शेयर्स मिला होगा वाया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, वाया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान उनको कंपनी का शेयर्स मिला होगा। लेकिन उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जब छोड़ दिया, कंपनी का शेयर्स नहीं छोड़ा, वो आज के डेट में भी कंपनी का शेयर्स होल्ड करते हैं। और ऐसे मेंबर्स, ऐसे एम्प्लॉयज तो अभी भी कंपनी में काम तो करते हैं, लेकिन उनके पास शेयर्स भी है, यानी एक्स एम्प्लॉयज, कम मेंबर्स, करंट एम्प्लॉयज हु आर मेंबर्स,
तो ऐसे एम्प्लॉइज को हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। एक्स एम्प्लॉइज थे लेकिन उनके पास कंपनी का शेयर्स है, एम्प्लॉइज है उनके पास भी कंपनी का शेयर्स है, तो बेसिकली एम्प्लॉइज को हम नंबर ऑफ मेंबर्स में काउंट नहीं, ठीक है। देखो, जॉइंट शेयर होल्डर्स शैल बी काउंटेड एज अ सिंगल मेंबर। Persons who have been employees of the company were members during their employment and still are members after they cease to be employees. And persons who are currently the employee of the company shall be not counted as members. In short, current employees and ex-employees are not counted as members. वैसे करंट एम्प्लॉइज और वैसे एक्स एम्प्लॉइज जो कंपनी का शेयर्स होल्ड करते हैं, हम उनका बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल एम्प्लॉय कंपनी का शेयर नहीं, उसको तो वैसे भी काउंट नहीं करेंगे यार, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। अच्छा, इसका ना एक तो केस स्टडी आता है, वो अपने लिखेंगे, वो अपने करेंगे, बट आप वीडियो को एक बार पॉज करना और ये जो 2 पॉइंट एग्जैक्टली पॉइंट नंबर 2 से एरो बना के लिखा हुआ है ना, आप वैसे ही लिख लेंगे, करंट एम्प्लॉइज एंड एक्स एम्प्लॉइज नॉट काउंटेड एज अ मेंबर तक ही, बस, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड आप इसको लिख। अच्छा, अपने को केस स्टडी डिस्कस करना था, सुनना। एग्जाम में क्या पूछता है बाबू, कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है। एक्स लिमिटेड wants to convert itself into एक्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। एंड इसके लिस्ट ऑफ मेंबर्स हमें कुछ ऐसे दिए गए हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयज है 30, एक्स एम्प्लॉयज है 45, जॉइंट शेयर होल्डर्स है 20, ठीक है। एंड अदर्स है 190, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है ना, हमसे ये जानना चाहता है कंपनी कि जब आप पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही हो सकते हैं। जब एक्स लिमिटेड विल वांट टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो क्या उसको अपना नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो हम लोग को पता है कि प्राइवेट कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स में हम एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करते, एक्स एम्प्लॉयज काउंट नहीं करते, जॉइंट शेयर होल्डर्स विल बी काउंटेड एज 1। तो यहाँ पे 20 की जगह हम किसको लेंगे, 10 काउंट करेंगे, 20 शेयर होल्डर्स को हम 10 काउंट करेंगे, ठीक है। एंड ये अदर्स में तो पूरा 190 आ ही जाएगा, तो टोटल कितने हो गए, एग्जैक्टली 200, और एग्जाम में भी एग्जैक्टली 200 पे आके रुकेगा। तो हमें क्या बोला कि प्राइवेट कंपनी कैन हैव मेंबर्स अप टू 200। अब अप टू 200 में भी तो 200 आता ही है ना, तो दिस कंपनी विल नॉट हैव टू रिड्यूस इट्स नंबर ऑफ मेंबर्स in case it wants to convert itself into a private company. I hope I am clear with the example. ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आया कि राइट द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, तुमको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, जो तुम डेफिनेशन पढ़े हो ना उसी को ही तुमको पॉइंट्स में कन्वर्ट करके लिखना है। जैसे देखो, सबसे पहले मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पॉइंट नंबर 1। रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, पॉइंट नंबर 2। एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओबीसी, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200, पॉइंट नंबर 3। Prohibits any invitation to public to subscribe for its securities, point number 4। Joint shareholders will be counted as single member, point number 5। and employees count नहीं होते हैं, वो हो गया point number 6। तो आप चाहो तो significant points लिखने के लिए आप इसे 1 2 3 4 5 6 नंबर दे सकते हैं, ठीक है।
दे नंबरिंग दे लो एक बार। नेक्स्ट, कम टू पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 71। ठीक है, पब्लिक कंपनी क्या होता है, एग्जाम में कभी नहीं आने वाला। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। लेकिन पब्लिक कंपनी का एक बात ध्यान रखना कि अगर पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी, अगर पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी एक नॉन पब्लिक कंपनी है, देन दैट नॉन पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। होल्डिंग सब्सिडरी क्या होता है, ये हम लोग आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आने वाले क्या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। लेकिन ये लाइन अभी एक बार के लिए सब ध्यान रखना कि सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो एक पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी भले ही नॉन पब्लिक कंपनी है, दैट नॉन पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। मान लेंगे कि वो एक पब्लिक कंपनी है, एक्चुअली में है नहीं, पर मान लेंगे कि है। अब लास्ट आ जाओ स्मॉल कंपनी। तो अभी तक टू क्लॉज नंबर 62 में 1% कंपनी हो गया, टू क्लॉज 68 में प्राइवेट कंपनी हो गया, टू क्लॉज 71 में पब्लिक कंपनी हो गया, एंड टू क्लॉज नंबर 85 लास्ट स्मॉल कंपनी। देखो, स्मॉल कंपनी से ये 4 पॉइंट ध्यान रखना। सबसे पहले, एक प्राइवेट कंपनी को ही स्मॉल कंपनी का टैग मिल सकता है, एक प्राइवेट कंपनी को ही स्मॉल कंपनी का टैग मिल सकता है। दूसरा, एक स्मॉल कंपनी कहलाने के लिए बोथ कंडीशंस हैव टू बी सेटिस्फाइड। The paid up share capital should not exceed 4 crores and the turnover should not exceed 40 crores. Paid up share capital should not exceed 4 crores and the turnover should not exceed 40 crores. 4 करोड़ का क्राइटेरिया हम कब देखेंगे, इन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एंड टर्नओवर का क्राइटेरिया हम देखेंगे एज पर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। ठीक है, सुनो एग्जाम्पल देखो। 2023-24, 24-25, 25-26। पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल है 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। टर्नओवर है 35 करोड़, 45 करोड़ एंड 55 करोड़। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कंपनी है ए लिमिटेड, सॉरी कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर हम बात करें 2023-24 में, क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकता है क्या, हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल हम लेंगे करंट ईयर का, लेकिन टर्नओवर हम लेंगे पिछले साल का, और पिछले साल का डेटा यानी कि 22-23 का डेटा दिया हुआ ही नहीं है। वी कैन नॉट से दैट इट इज अ स्मॉल कंपनी और नॉट, बिकॉज दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पेड अप शेयर कैपिटल should not exceed 4 crore and turnover should not exceed 40 crores. अब बात करते हैं 2024-25 का। 2024-25 में हमें देखना है कि ए प्राइवेट लिमिटेड स्मॉल कंपनी है कि नहीं है। तो पेड अप शेयर कैपिटल का रिक्वायरमेंट हम चेक करेंगे करंट फाइनेंशियल ईयर का, तो 4 करोड़, 4 करोड़ से कम है क्या, शुड नॉट एक्सीड 4 करोड़ है ना, शुड नॉट एक्सीड 40 करोड़ है ना। तो डॉट 4 पे भी अगर टच कर रहा है तो क्या 40 पे भी टच कर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे एक भी रुपया ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 करोड़ है एंड टर्नओवर एज पर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि
2023-24 का डेटा लेंगे अपने, तो 35 करोड़, 4 करोड़ है चलेगा, 35 करोड़ लेस देन 40 करोड़, क्या ये स्मॉल कंपनी है? हाँ एकदम से। अब बात करते हैं 2025 एंड 26, बात करते हैं 2025 एंड 26 का। तो इसके लिए पेड अप शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़, 4 करोड़ से बेसी है। और टर्नओवर, टर्नओवर देखेंगे क्यों, दोनों क्राइटेरिया मस्ट बी सेटिस्फाइड ना, एक भी ब्रीच हो रहा है मतलब वो स्मॉल कंपनी नहीं है, ठीक है। और ऐसे भी देखा जाए तो 45 करोड़ से टर्नओवर और नहीं है, और अगर टर्नओवर 40 करोड़ भी होता तो भी नहीं होता ना, बिकॉज बोथ द कंडीशंस हैव टू बी सेटिस्फाइड। आई होप आई एम क्लियर विद द एग्जांपल। लेकिन अगर बाबू इसी एग्जाम्पल में कंपनी ए प्राइवेट लिमिटेड के इंस्टेंट में अगर ए लिमिटेड देता और तुमको बोलता कि पेड अप शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इज 3 करोड़ एंड टर्नओवर as per the immediately preceding financial year is 10 करोड़, तब क्या वो स्मॉल कंपनी होता? नहीं होता, बिकॉज एक प्राइवेट कंपनी ही स्मॉल कंपनी होता है ना। ए लिमिटेड मतलब क्या है? इट इज अ पब्लिक कंपनी, क्योंकि अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड होगा, और अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसके नाम के आगे लिमिटेड होगा। तो ये क्या है? पब्लिक कंपनी है, इवन दो उसका पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर 4 करोड़ एंड 40 करोड़ की लिमिट के अंदर है, बट इट इज अ पब्लिक कंपनी, हेंस इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी का टैग केवल और केवल प्राइवेट कंपनी को ही मिल सकता है। चलो देखो, स्मॉल कंपनी, so it is a private company, a small company will always be a private company. Paid up share capital during the financial year should not exceed 4 crores and turnover as per the immediately preceding financial year should not exceed 40 crores. लेकिन इस सेक्शन 2 क्लॉज 85 3 कैटेगरीज ऑफ कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन सा? होल्डिंग एंड सब्सिडरी, स्मॉल कंपनी, सॉरी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, सेक्शन 8 कंपनी एंड कंपनीज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट्स। यानी कि अगर सेक्शन 8 कंपनी है और उसका पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 4 करोड़ एंड टर्नओवर इज लेस देन 40 करोड़, फिर भी उसको स्मॉल कंपनी का टैग हम लोग नहीं देंगे, जस्ट लाइक अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी एंड कंपनीज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट्स, इन लोग को स्मॉल कंपनी का टैगलाइन, स्मॉल कंपनी का टैग नहीं है। स्मॉल कंपनी से 4 पॉइंट ध्यान रखना। इट इज अ प्राइवेट कंपनी, paid up share capital as per the current financial year during the financial year should not exceed 4 crores, turnover as per the immediately preceding financial year should not exceed 40 crores, and this section shall not apply, this clause shall not apply to holding subsidiary, section 8 company and companies governed by special acts। क्या अब यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेना एंड स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन लिख लेना। कंपनीज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट्स मतलब जैसे बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, इन लोगों का अपना स्पेशल एक्ट भी है जो उनको फॉलो करना पड़ता है, सेक्टोरल एक्ट्स भी है जो उनको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग कंपनी का सेक्टोरल एक्ट क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। तो इन लोग को भी स्मॉल कंपनी का दर्जा है। पॉज दिस वीडियो एंड स्मॉल कंपनी लिख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वेर वील रिवाइज दिस एंड कंटिन्यू फर्दर अहेड विद द चैप्टर। ओके, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।